आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आज है 14 अप्रैल 2026 और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे दुनिया में पहली बार रोबोट्स के आगे इंसानी फौजियों का सरेंडर कैसे बन गया व्लादिमीर पुतिन के लिए मुश्किल का सबक, और इसराइल को आखिर कैसे इटली ने दिया वो झटका जिससे नेतन्याहू और आईडीएफ के मिलिट्री साजो सामान पर पड़ जाएगा असर। इसके अलावा ईरान की तरफ से किए गए कुछ ताज़ा हमलों की तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। आप कहेंगे सीज फायर तो हमला कहाँ किया है, तस्वीर सामने आई है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहली बड़ी खबर लेते हैं और उसके बाद और खबरें भी। दोस्तों, फ्यूचर वॉर शुरू हो चुकी है। पहली बार रोबोट्स के आगे दुश्मन के इंसानी फौजियों ने सरेंडर किया है। यानी जो हमने अब तक फिल्मों में देखा था वो सच में जमीन पर होता दिख रहा है। 14 अप्रैल को दुनिया भर में छपी ये खबर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि फ्यूचर इज हियर, क्योंकि जंग के मैदान में पहली बार इंसानों के बजाय मशीनों ने जीत हासिल की है। यूक्रेनी फौज ने सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ रशियन फौजियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिना एक भी फौजी की जान जोखिम में डाले यूक्रेन ने दुश्मन की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। इस तारीखी जीत की तफसील सुनिए, आप दंग रह जाएंगे। और तस्वीरें उस शो की हैं जिसमें इन रोबोट्स का जो है सामना करवाया, नुमाइश पेश की है ज़ेलेंस्की ने आपसे कुछ घंटे पहले। दोस्तों, जंग के मैदान में हथियारों से लैस अनमैन्ड व्हीकल्स यानी यूजीवीएस और ड्रोन्स ने मिलकर हमला बोला। पुतिन की फौजियों के सामने जब ये यूक्रेनी मशीनी दुश्मन आए तो उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये दुनिया की पहली ऐसी जीत है जो पूरी तरह रोबोट्स के दम पर हासिल की गई है। 13 अप्रैल की रात यूक्रेनी गन स्मिथ डे के मौके पर ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन में यूक्रेन का एक भी पैदल फौजी शामिल नहीं था। और ये खबर 14 अप्रैल की सबसे बड़ी जीनत बन गई अखबारों की। ज़मीन पर चलने वाले ग्राउंड सिस्टम यानी रोबोट्स और आसमान से निगरानी करने वाले ड्रोन्स ने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछले 3 महीनों में रैटल और टर्मिट और प्रोटेक्टर जैसे रोबोट्स ने 22,000 से ज्यादा मिशन पूरे किए हैं। यूक्रेन अब इन ग्राउंड रोबोट्स को बड़े लेवल पर तैयार कर रहा है। 2024 में इनकी तादाद बहुत कम थी, वहीं अब साल भर में 20,000 से ज्यादा रोबोट्स बनाने का टारगेट है। ये रोबोट्स करीब 31 मील की रेंज तक काम कर सकते हैं और इनकी कीमत भी बहुत कम है। और ज़ेलेंस्की के लिए नए फौजी ढूंढने का टंटा भी जल्द खत्म होने वाला है। यूक्रेनी आर्मी के चीफ के मुताबिक अकेले मार्च 2026 के महीने में रोबोट्स ने पिछले महीने के मुकाबले 50% से ज़्यादा टास्क पूरे किए हैं। कुछ ब्रिगेड्स ने तो अब सिर्फ रोबोट्स के लिए अलग यूनिट्स ही बना दी हैं। ये हाई टेक्नोलॉजी अब सबसे कीमती चीज़ यानी इंसानी जान बचाने का काम कर रही है। अब जंग का अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है, जहां अब इंसानों का खून नहीं बहा रहे हैं, बल्कि लोहा और सर्किट इंसानी दुश्मन से लोहा ले रहे हैं। ये फ्यूचर वॉर तब सबसे ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी जब ये मशीनें खुद किसी को मारने का फैसला ले लेंगी, क्योंकि इनके पास ना दिमाग है ना दिल, बस एक प्रोग्राम है और कमांड। सेल्फ कमांड सबसे खतरनाक होती है। बढ़ते हैं आगे। बेंजामिन नेतन्याहू के इसराइल को इटली से एक बहुत बड़ा झटका मिला है। इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने 14 अप्रैल को ऐलान किया कि उन्होंने इसराइली हुकूमत के साथ अपने मुल्क का मिलिट्री एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है। तो आईडीएफ के लिए ही ये सबसे बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद अब दोनों मुल्कों के बीच मिलिट्री साजो सामान और टेक्नोलॉजी की रिसर्च की लेन देन पूरी तरह से रुक जाएगी। एक प्रोग्राम के दौरान मेलोनी ने साफ कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने इसराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट के ऑटोमेटिक रिन्यूअल को रोकने का फैसला किया है। अब रिन्यू नहीं होगा अपने आप। इटली का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल लेबनान पर अपने जालिमाना हमले रोकने की इंटरनेशनल अपील को लगातार ठुकरा रहा है। पिछले एक हफ्ते में लेबनान में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज़फायर में ये शर्त भी शामिल थी कि तेल अवीव यानी इसराइल अपनी एग्रेशन को रोकेगा, अपने हमलों को रोकेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इटली का यह कदम डिप्लोमेटिक लिहाज से बहुत बड़ी तब्दीली है। इटली लंबे वक्त से इसराइल का करीबी यूरोपीय पार्टनर रहा है, लेकिन अब इन रिश्तों में दरार पड़ती नजर आ रही है। ये मिलिट्री एग्रीमेंट 2003 में साइन किया गया था और 2005 में इटली की पार्लियामेंट ने इसे हरी झंडी दी थी।
तब से हर 5 साल में अपने आप रिन्यू हो जाता था, लेकिन अब पहली बार इसे रोक दिया गया है। इटली के इस कार्रवाई से इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल के अकेले पड़ने का खतरा और बढ़ गया है। पहली बात तो जलालत बहुत हुई है। अब देखना यह है कि यूरोप के दूसरे मुल्क भी क्या इटली की इस राह पर चलते हैं या नहीं। 14 अप्रैल में जब ये खबर आती है तो समझ में आता है इसराइल कितना भूकाल काट ले। पलीता तो उसके भी लग रहा है। कुछ खबरें हैं यहाँ से। बात लेबनान की हुई इटली के ज़रिए, तो लेबनान से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। लेबनान का एक डेलीगेशन पहुँच गया है अमेरिका, और वहाँ मार्को रूबियो स्टेट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हो रही है। ये ख़ास इसलिए है कि ये डायरेक्ट बातचीत अमेरिका और लेबनान की हुकूमत के ज़रिए कई दहाइयों में पहली मर्तबा हुई है। ये बहुत अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद ये मौका आया है। और एक और बात है कि हिजबुल्लाह के फ्यूचर पर ये बातचीत हो रही है। इसराइल से सीज़ फायर कायम करने को ये बातचीत हो रही है। हिजबुल्लाह का एक भी नुमाइंदा इसमें शामिल नहीं है। यह असल में ये मीटिंग नहीं है, ये हिजबुल्लाह के सरेंडर की पूरी एक कोशिश है। हिजबुल्लाह के वजूद की ये मीटिंग है कि हिजबुल्लाह क्या करेगा, और हिजबुल्लाह ने इस मीटिंग से नाराज़गी जता दी। खैर, ईरान ने एक हमला किया है और ये तस्वीर और ख़बर हर तरफ आ रही है कि ईरान के ड्रोन्स ने कुर्दिश कैंप्स में हमला किया है। इराक का जो कुर्दिस्तान है, इराकी हिस्से में जो आता है कुर्दिस्तान, उसमें एक जगह है सुलेमानिया शहर, वहाँ कुर्द लड़ाकों के कैंप्स हैं। कुर्द लड़ाके ईरान के ख़िलाफ़ रहते हैं। इन्होंने अमेरिका से हथियार लिए ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को बांटने के लिए। ट्रंप बोले दिए नहीं, लेकिन अब इन पे हमले शुरू हो गए हैं। और 14 अप्रैल में जब ईरान की तरफ से सीज़ फायर के बाद कहीं पहली स्ट्राइक होती है तो ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है। ये धुआं जो निकल रहा है वो कुर्द लड़ाकों के कैंप से निकल रहा है जो ईरान के दुश्मन हैं। अब देखिए वो तस्वीर जो बताती है कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ ईरान में। ये सैटेलाइट इमेजरी है जिससे कंफर्म हो गया है, स्पेस से ली गई है, कि ईरान में वो जो मिशन चलाया था अमेरिका ने, आए थे अपने फ़ौजियों को, अपने एक पायलट को बचाने, और कहा गया वो यूरेनियम चुराने आए थे ईरान का। उस मिशन में आपको पता है 2 जहाज़ वगैरह, ये हेलीकॉप्टर तबाह हुए थे। तो अब उसकी कंफर्मेशन आ गई है सैटेलाइट इमेजेस से, जिसमें ये दिख रहा है, ये जो पट्टी दिख रही है ये ईरान के शारेज़ा इलाके के करीब एक हवाई पट्टी है। ईरानी फ़ौज इसे इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन अमेरिका ने ही इसे इस्तेमाल किया था। लेकिन ईरान को लगता था एक दिन इस्तेमाल होगी, इसलिए यहाँ पर मौत का जाल बिछा रखा था। यहाँ पर इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है अमेरिका के 2 जंबो वो कार्गो लाने वाले C-130 वो तबाह हुए पड़े हैं 2, और मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स, 2, 3, 4 नहीं बोला, मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं। ये सब रेत में नहीं धंसे हैं। दूर से बैठे हुए थे वो रॉकेट लॉन्चर्स लेके, वो जो यहाँ से कंधे से एयर डिफेंस वाला जो दागा जाता है रॉकेट, उससे निशाना बनाया है बताया। और ईरान ने आज भी एक वीडियो जारी किया, वो तो खदेड़ने का है समंदर में। तो ये पता चला है। इसके बाद अमेरिका ने थोड़े से ज़ख्मी हुए अपने हेलीकॉप्टर और जहाज़ उड़ नहीं सकते तो उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया चीथड़ा, कि कहीं उनकी टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान न कर ले। और ये उन्हीं चीथड़ों का, उन्हीं मलबों का जो है वो स्पेस से ली गई तस्वीरें बताई जा रही हैं। फ़िलहाल एक ख़बर ये है, दावा किया जा रहा है कि अमेरिका कर तो रहा है अमन की बातें, लेकिन जंग की दूसरी तरफ तैयारी और तेज़ कर दी। और 14 अप्रैल 2026 में खबर आती है तो चौंकाती है। क्या दोबारा पीस टॉक्स इस्लामाबाद में शुरू होंगी या दोबारा जंग शुरू होने वाली है? क्योंकि अपनी मिलिट्री एसेट्स को बढ़ा रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका, और कई और KC-135R जो हैं रिफ्यूलर्स वो वापस आए हैं। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरे हैं ये रिफ्यूलर्स जो हवा में फाइटर जेट को तेल देते हैं। बिग हैपनिंग्स, बहुत बड़ी खबरें हैं। इतनी पूरी मेरी टाइमलाइन खबरों से भरी पड़ी है, 50-60 खबरें खुली पड़ी हैं। बनाना आसान नहीं अकेले आदमी के लिए। फिलहाल जो खबरें आपको दी अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाइएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।